हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बिनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में हैं और सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपका एग्ज़ाम 2 फरवरी 2024 से स्टार्ट होने वाला है। तो आपके लिए बहुत कारगर होने वाला है ये जो सीरीज़ हम लोग लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर हम लोगों को पिछले सेमेस्टर 3 में भी आप मॉडल पेपर दिए थे, सेमेस्टर 4 में भी दिए थे, तो 5 में ऐसी क्या नाराज़गी हो गई कि मॉडल पेपर नहीं दे पा रहे हैं। तो मॉडल पेपर देने के पीछे कोई दिक्कत नहीं था, मॉडल पेपर मेरा बन के तैयार था। लेकिन हम लोगों ने एक चैनल, नया चैनल बना रखा है CWH यूनिवर्सिटी, और इस चैनल के ऊपर काम चल रहा था कि हम, मेरा ये प्रयास है कि आप लोगों को कंप्लीट यूनिवर्सिटी का पूरा इन्फॉर्मेशन एक सेपरेट चैनल में मिले, जिसमें 11-12 के वीडियो नहीं मिलेंगे, जिसमें PGT के वीडियो नहीं मिलेंगे, जिसमें साइंस का वीडियो नहीं मिलेगा। तो कंप्लीट अगर एक ही चैनल हो जिसमें सारा वीडियो आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मिलेगा, यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कौन कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, तो पूरा कंप्लीट आपको एक अलग से सेपरेट चैनल बना दिया मैंने। जो अभी नया नया चैनल है, बिल्कुल अभी हमको लगता है 40 या 50 सब्सक्राइबर होगा, तो आप लोगों की ड्यूटी है उस सब्सक्राइबर को बढ़ाना, ताकि आप जब सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे या व्यूज़ बढ़ेगा तो हम लोगों के अंदर भी मोटिवेशन होकर हम लोग सारा का सारा कंप्लीट सोल्यूशन आपको देने वाले हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जो सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका पूरा हर सब्जेक्ट का, चाहे वो सब्जेक्ट कोस्ट हो, कॉमर्स के लिए सारे सब्जेक्ट का मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ, चाहे वो CMA का हो, चाहे ऑडिट का हो, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट का हो, चाहे स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का हो या कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का हो, कंप्लीट सारे का सब्जेक्ट का वीडियो मैं आपको दूंगा। 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आपके एग्जामिनेशन है। इस बीच में लगातार वीडियो आते रहेंगे, और भी ये वीडियो CWH यूनिवर्सिटी वाले चैनल, जिस चैनल में आप देख रहे हैं, इसी में आएंगे। तो अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर, ये चैनल मेरा नहीं आपका है, आप इस चैनल को कितना ग्रो करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना हम लोगों के अंदर एनर्जी आएगी, हम सारा का सारा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आपको ये भेज देंगे। ये पूरा का पूरा वीडियो बनाकर समझा के आपके पास लेकर आएंगे, तो आपको शेयर करना अपने दोस्तों को, ताकि इस चैनल को हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ा पाएँ। और इस चैनल के ऊपर हम लोग स्पेशली सिर्फ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियोज़ डालेंगे, जिससे आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो मॉडल पेपर लेकर आए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वो मॉडल पेपर है CMA का। और CMA का एग्ज़ाम का मॉडल पेपर जो है CMA मीन्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 है। सेमेस्टर 5 में 1 पढ़ना है, सेमेस्टर 6 में 2 पढ़ना है। जहाँ लिखा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि थ्योरी वाले क्वेश्चन को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं लास्ट टाइम में, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको कम देखना पसंद करते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि प्रोसेस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, प्रोसेस कोस्टिंग, CESS, प्रोसेस कोस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग और टेंडर कोस्टिंग से पैसा क्वेश्चन आएगा, या यूनिट कोस्टिंग से। ये आप देखें। और एक होगा मटेरियल कंट्रोल, जिसमें लिफो फीफो पढ़ना होगा। तो अगर आप पढ़े हैं ये सारे चैप्टर्स को, आप ध्यान देंगे तो यही से क्वेश्चन न्यूमेरिकल आने वाला है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे न्यूमेरिकल टच नहीं करते, वो सिर्फ थ्योरी को टच करते हैं, क्योंकि उनका मेन एम होता है कि किसी तरह पास हो जाएं। हालांकि ज़िंदगी में पास होने से सब कुछ नहीं मिल सकता है, लेकिन फिर भी उनकी खुशी के लिए चलिए हम लोग थ्योरी ही ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करेंगे। तो ये हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाए हैं, जो इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जाम के लिए। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जाम के लिए, क्वेश्चन इससे बाहर आएगा नहीं, और वही क्वेश्चन हम लोग लेकर आ रहे हैं। और ये हमको लगता है कि 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई गेस्ट पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई विद्या गेस्ट पेपर और कोई गेस्ट पेपर आपका काम नहीं करेगा। ये सिर्फ 15 क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, छांट के दिया हुआ है, इसको आप पढ़िए और ज़बरदस्त आपके लिए तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि लागत लेखांकन क्या है, इसके उद्देश्य तथा लाभों का वर्णन करें। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, डिस्क्राइब इट्स पर्पस एंड बेनिफिट्स। बोलता है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इसका पर्पस और इसका बेनिफिट आपको लिखना है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जानने से पहले हम लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना होगा, जो मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। अकाउंटिंग, अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग के कितने सारे ब्रांचेज। अकाउंटिंग का मतलब क्या बताया गया था, तो आप बचपन से पढ़ते होंगे। अकाउंटिंग मतलब लेखांकन, हम लोग इसको बोलते हैं। और अकाउंटिंग का मतलब बताया गया था कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग और बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन को कहीं एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं अगर किसी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को, तो वो अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग के अलग अलग ब्रांचेज आपको बताए गए थे। 3 ब्रांच मेनली फेमस था। पहला ब्रांच का नाम था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा था कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक्सपर्ट अगर आप बनना चाहते तो उसके लिए आपके CA करना था। कॉस्ट का अगर एक्सपर्ट बनना चाहते तो CMA कोर्स था।
और अगर फाइनेंस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो एमबीए कोर्स था। हम लोगों को पढ़ना है क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बताइए, अगर कुछ भी नहीं कोई बंदा जानता है, कुछ भी नहीं जानता, कुछ जानता ही नहीं, ये सब परिभाषा भूल गया, एकदम एग्जाम में बैठते दिमाग उसका खाली हो गया, क्या करेगा वो परिभाषा में? तो अगर ये चीज़ वो जान रहा है ना, तो इतना तो लिख सकता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। लागत लेखांकन जो है वो लेखांकन की एक शाखा है। लिख सकता ही नहीं लिख सकता है? तो हमको समझना है, अगर हम समझ गए कि है क्या एक्चुअल में, तो हम लोग अपने मन से लिख सकते हैं। अब जो बात लिखे कोई गलत नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग का एक तीन ब्रांच है, फाइनेंशियल है, कॉस्ट है और मैनेजमेंट है। बट अपने को मैनेजमेंट फाइनेंस से कोई लेना देना है। अपने पूछ रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो भैया कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, यानी लागत लेखांकन जो है वो लेखांकन की एक शाखा है। अब इसमें क्या निकालते हैं? तो भैया इसमें हम डिटर्मिनेशन करते हैं दो चीज़ का। इसमें हम दो चीज़ तय करते हैं, इधर हम ये दोनों को छोड़ देना, अभी पढ़ना नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर दो चीज़ हम तय करते हैं। पहला तय करते हैं सीपीयू। सीपीयू का मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट, प्रति इकाई लागत ज्ञात करते हैं। हम किसी सामान की लागत को ज्ञात करते हैं, और लागत में भी प्रति इकाई लागत, एक पीस का कितना पड़ता है, इसको बोलते हैं सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। और दूसरा सेलिंग प्राइस निकालते हैं। बताए, अगर कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाल पाएंगे तो सेलिंग प्राइस निकलेगा तो क्या? तो किसी वस्तु का प्रति इकाई लागत और विक्रय लागत, प्रति इकाई लागत और विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस है पहला कि टू फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, हर इकाई का हम प्रति इकाई लागत ज्ञात करते हैं कि भैया जो सामान बना है, इसमें जैसे एक बार मिठाई बनता है अगर होटल में, तो मान लीजिए 50 पीस या 500 पीस मिठाई बना, तो एक पीस का कितना पड़ता है? तो ये निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हम निकालना चाहते हैं सेलिंग प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का, उसको निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, हम कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जो मेरा लागत एक्स्ट्रा जा रहा है, तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। कॉस्ट रिलेटेड डिसीजन के लिए, कॉस्ट से संबंधित निर्णय के लिए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। तो कॉस्ट से संबंधित जितने भी डिसीजन होते हैं, लागत से संबंधित जितने निर्णय होते हैं, उसके लिए भी हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बहुत सारे पर्पस है। कोई दिक्कत है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट से रिलेटेड अकाउंटिंग करते हैं। देखिए वही बात यहाँ फर्स्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ जनरल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एक ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं एक बार पिक्चर बना के आपको समझा दिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो याद रखना है कि सबसे पहले क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ जनरल अकाउंटिंग इन विच डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट रिलेटेड टू अ कमोडिटी। जो हम अभी आपको बताए वो सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, और हम उसको आसान भाषा में समझा दिया आपको। कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है अभी बता चुके, देख लो। कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट डिटर्मिनेशन, लागत का निर्धारण करना किसी वस्तु का। कॉस्ट कंट्रोल करना, असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता का निर्धारण करना, लाभ कितना कमा रहे हैं। विक्रय मूल्य का निर्धारण करना। उसके बाद है व्यवसायिक नीति निर्धारण करना, कि बिजनेस को हम और कैसे तैयार करें, कैसे बिजनेस को आगे लेके जाएं ताकि हमारा कॉस्टिंग ठीक हो सके। लागत को कम करना, मिनिमाइज करना कॉस्ट को। और साथ ही साथ जो कानूनी वैधानिक दायित्व है, सरकार ये कहती है कि अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैं तो अपने यहाँ आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा, और आपको अपने यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग रखना पड़ेगा। कुछ कंपनियों के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग रखना कंपलसरी कर दिया गया है, इसीलिए आज सीएमए का डिमांड बढ़ गया है। जो सीएमए करने वाले लोग थे, पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिमांड ज़्यादा रहता था सीए का, अब सीएमए का डिमांड इसलिए क्योंकि कुछ कंपनियों के लिए सरकार ने अभी भी कंपलसरी कर दिया है कि आपको एक कॉस्ट अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। सारी कंपनियों के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके लिए सीएमए रखना कंपलसरी हो गया है। इसलिए जब मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया की बात हो रही है, तो सीएमए का फ्यूचर अच्छा है इंडिया में, क्योंकि जिस तरह से इंडिया में बन रहा है प्रोडक्ट, और जिस तरह से इंडिया में इंडस्ट्री खुल रही है, आपको हर इंडस्ट्री को एक सीएमए रखना पड़ेगा। तो उसके लिए सीएमए का बंदा तो होना चाहिए। इसलिए आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीएमए कर रहे हैं, क्योंकि उनको चांसेस लग रहा है, उनको लग रहा है कि हमारे यहाँ पे फ्यूचर बन सकता है। अब लिखा है कि बेनिफिट क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का बेनिफिट हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए अलग अलग पार्ट में बांट के, सबसे पहले हम देखेंगे कि एडवांटेज प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर को क्या है या मैनेजर को क्या है, जो सामान बनाने वाला है उसको कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या फ़ायदा, यानी कंपनी को कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या फ़ायदा। तो इतने सारे फायदे हैं। पहला फायदा है कि व्यापार के लाभदायक और हानिकारक कार्यों को दिखाता है, यानी प्रोड्यूसर को कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, मदद करता है। अच्छा चीज़ और ख़राब चीज़ बताने के लिए कि भैया आपके बिजनेस में क्या अच्छा है और क्या ख़राब है, ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चल जाएगा। दूसरा, जो मटेरियल है,
मटेरियल है, लेबर है और प्लांट है, ये सब का सही इस्तेमाल कौन बताता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। मटेरियल का सही इस्तेमाल क्या होना चाहिए, यानी आप प्रॉपर तरीके से मटेरियल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर तरीके से लेबर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इन सब जानकारी के लिए भी हमको कॉस्ट अकाउंटिंग का जरूरत पड़ता है। कॉम्परेटिव स्टडी के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग का जरूरत पड़ता है। कॉम्परेटिव स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको डिटेल स्टडी करते हैं, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसके लिए भी हमको कॉस्ट अकाउंटिंग का जरूरत पड़ता है। साथ ही साथ बोलता है अप्रोप्रिएट सेलिंग प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए, कि अच्छा उचित विक्रय मूल्य निर्धारण करने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग का जरूरत पड़ता है। डिटर्मिनेशन ऑफ एस्टिमेट प्राइस एंड टेंडर प्राइस निकालने के लिए, जो हम लोग निविदा मूल्य बोलते हैं, या अनुमानित मूल्य ज्ञात करने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग का जरूरत पड़ता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट लॉस, अगर आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग का जरूरत पड़ता है। असर बोलता है असिस्टेंस इन पॉलिसी मेकिंग, एक बिजनेसमैन को नीति निर्धारण में भी कॉस्ट अकाउंटिंग का मदद मिलता है। और साथ ही लिखा है यूज ऑफ मेजर्ड कॉस्ट एंड बजटरी कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स, आप चाहेंगे तो बोलता है प्रमाप लागत, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है या बजटरी कॉस्ट कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, उसको फाइंड आउट करने में भी मदद होता है। और जब मंदी काल की स्थिति होती है तो उसमें भी कॉस्ट अकाउंटिंग बिजनेस को बहुत मदद करता है, जब बिजनेस खराब सिचुएशन में होता है। लाभ हानि विवरण किसी भी समय आप तैयार कर सकते हैं अगर कॉस्ट अकाउंटिंग आपके पास है तो। वित्तीय लेखों में सहायक होता है। उत्पादन या क्रय निर्णय आसानी से लिया जा सकता है कि कितना बनाना है, या प्रोडक्शन करना है, या बाई परचेजिंग डिसीजन है। ये देखिए प्रोडक्शन एंड परचेजिंग डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन होता है, शायद आपके अभी सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको ये मिलेगा। प्रोडक्शन एंड परचेजिंग डिसीजन, इसका मतलब क्या है पहले समझिए। प्रोडक्शन एंड परचेजिंग डिसीजन का मतलब है कि कंपनी के पास या किसी प्रोडक्शन यूनिट के पास कभी कभी ऐसा मामला आ जाता है कि उसे डिसाइड करना पड़ता है कि वो प्रोडक्शन करेगा या परचेज करेगा। जैसे सिंपल सा हम बता रहे हैं कि हमने होटल खोल रखा है, तो होटल खोल रखा है तो कभी कभी मेरे होटल में ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब हम ये डिसीजन लेने में मतलब इस जगह पे पहुंच जाते हैं कि हम उस मिठाई को बनाएं या परचेज करें। बहुत सारे होटल वाले को देखिएगा वो मिठाई बनाता नहीं है, वो किसी और दुकान से खरीद लेता है और खरीद के बेचता है, बनाने का काम करता ही नहीं। बहुत होटल देखिएगा, छोटे छोटे होटल है, खुद नहीं बनाता मिठाई, क्योंकि वो देखता है कि अगर हम खुद बनाएंगे तो मेरा प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लगेगा। और दूसरी जगह से बना बनाया मिठाई खरीद के बेचेंगे, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो बना बनाया मिठाई खरीद के बेचता है। तो यहाँ पे होता है मेक एंड बाई डिसीजन, इसको बोलते हैं मेक एंड बाई डिसीजन। मेक और बाई डिसीजन, भाई बनाना है या खरीदना है, ये आपको लेना होगा कंपनी को डिसीजन। तो जब आपका बहुत अच्छा समय चल रहा हो, जब आपका प्रोडक्ट खूब बिक रहा हो, तो आप मेक डिसीजन, खुद बनाओ, सस्ता पड़ेगा आपको। लेकिन जब आपका प्रोडक्शन कम हो रहा हो, कम प्रोडक्ट बिक रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपका जो लेबर कॉस्ट है ना बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे बाई डिसीजन लो। जैसे मेरे होटल में खूब डिमांड है, रोज कम से कम 3,000 4,000 पीस मिठाई चल जाता था, अब मेक डिसीजन लो, स्टाफ रख के बनवाओ, सस्ता पड़ेगा आपको। लेकिन दिन भर में 50 मिठाई बिकता है भैया, तो 50 इंटू अगर 5 5 रुपये भी कमाते रसगुल्ला पर, तो 250 रुपये कमाते हैं, और 3 को लेबर रखेंगे तो क्या बचेगा? रेंट है, बाकी सब चीज़ है, बच भी नहीं कर रहा। 250 रुपया 300 रुपये का सेल है मेरा दिन भर में, तो क्या बचेगा? अगर स्टाफ रखते तो उसका सैलरी तक नहीं निकल पाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है बाई डिसीजन ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि हम दूसरे से बना बनाया चीज़ खरीदेंगे और बेच देंगे और बीच में मार्जिन कमाएंगे, हम खुद से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। तो ये डिसीजंस लिए जाते हैं कंपनी की तरफ से कि मेक डिसीजन होगा या बाई डिसीजन होगा। बोलता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एम्प्लॉय के भी हेल्पफुल है, इन्वेस्टर के लिए हेल्पफुल है, कंज्यूमर के लिए हेल्पफुल है, और देश के लिए भी हेल्पफुल है। ये हर जगह पे हेल्पफुल होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग सबके लिए मददगार है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग करने से सबको फायदा होने वाला है। अब बोलता है लागत के तत्वों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं। फिर मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, आप आसानी से समझ सकते हैं। कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं। किसी भी चीज़ का लागत में 3 ही चीज़ शामिल होता है। पहला होता है मटेरियल का कॉस्ट, दूसरा होता है लेबर का कॉस्ट, और तीसरा होता है एक्सपेंसेस। किसी भी सामान को इस दुनिया में बनाइए, इसमें 3 ही लागत होगा, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस, तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। मटेरियल 2 तरह का होता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। आईडी बोल देते हैं, आईडीएम, इनडायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी 2 तरह का होता है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, आईडीएल। और एक्सपेंसेस भी 2 तरह का होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स बोलते हैं।
अब ओवरहेड तीन तरह का होता है। पहला होता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जो फैक्ट्री में होता है, ऑफिस ओवरहेड जो ऑफिस में होता है, और एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड ये है पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, यानी किसी चीज़ का हम प्रोडक्शन करते हैं तो तीन चीज़ हमारा ज़्यादा लगता है, जिसमें मटेरियल है, लेबर है और एक्सपेंसेज है। सबसे ज़्यादा लगता है मटेरियल, फिर लगता है लेबर और फिर लगता है एक्सपेंसेज। मटेरियल में दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब ऐसा मटेरियल जो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन से, जो उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, उसको डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। और जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता उसको इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। डायरेक्ट लेबर मतलब ऐसे लेबर जो प्रोडक्शन के काम में लगे हुए हैं, उस लेबर का वेजेज डायरेक्ट होगा। और जो प्रोडक्शन के काम में नहीं लगे हैं उसका वेजेज क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। एक्सपेंसेज में डायरेक्ट एक्सपेंसेज का मतलब ऐसा खर्च जो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन से, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज, और बाकी जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज बोलते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को ही हम लोग अलग अलग ओवरहेड्स के नाम से जानते हैं। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज फैक्ट्री में होगा उसको फैक्ट्री ओवरहेड बोल देते हैं। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ऑफिस में होगा उसको ऑफिस ओवरहेड बोलते हैं। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम होगा उसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के नाम से जानते हैं। याद रखना इस चीज़ को। यही बात यहाँ पे देख लीजिए, लागत के तीन तत्व, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मटेरियल दो तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर दो तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस दो तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर तीन, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम आपको बताए। ये चीज़ ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को इसी को डिटेल में लिखना है, ऐसा नहीं कि इतना ही छोटा लिख के छोड़ दीजिएगा। हम तो बहुत शॉर्ट में समझा भी दिए, आप डिटेल में इसको लिख सकते हैं, आसानी से आपके पास मिलेगा। और हमने पढ़ाया भी है। हमारे यहाँ जो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे थे स्टूडेंट, उन सबको ये सारी सुविधाएं मिली होगी और ये सब चीज़ मैंने बताया उनको। अब लिखा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, इसको पूछ रहा है। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा जा सकता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या बेसिक डिफरेंस है, जिसको हमें जानना चाहिए। जो भाई जिसके आधार पर हम लोग तय कर पाते हैं कि आखिर क्या अंतर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा पर्पस। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस ये होता है कि हम सारे चीज़ों को लिखेंगे जिससे हम आसानी से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो बोलता है वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य मुख्य रूप से मालिकों, लेनदारों, कर अधिकारियों, सरकार और संभावित निवेशकों को बाहरी रिपोर्टिंग करना है, यानी बाहरी रिपोर्टिंग बताना है। जबकि लागत लेखांकन का उद्देश्य आंतरिक रिपोर्टिंग करना है। यानी अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो हम बाहर वाले को जानकारी देते हैं। कोई ये सब बाहर वाले तो हैं, मालिक, लेनदार, ये सब लोगों को रिपोर्टिंग करके जानकारी देते हैं। ये अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग हम दुनिया के लिए नहीं करते हैं। अब मेरे सामान का लागत क्या होगा, हम दुनिया के लिए क्यों करेंगे, वो मेरे लिए है ना। तो ये इंटरनल अकाउंटिंग होता है इसमें, यानी हम अपना सामान का लागत निकालते हैं खुद की जानकारी के लिए कि भैया हमको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसकी जानकारी के लिए। लेकिन ये हम आउटर करते हैं, याद याद रखिएगा, ये बाहर अकाउंटिंग होता है। और जबकि ये इनसाइडर होता है, अंदर अकाउंटिंग होता है, याद रखना है। तो इसमें आंतरिक अकाउंटिंग होता है, आंतरिक रिपोर्टिंग करते हैं। इसमें हम लोग बाहरी रिपोर्टिंग करते हैं, इसमें हम बाहरी रिपोर्टिंग करते हैं। और इसमें यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बाहरी रिपोर्टिंग करते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में आंतरिक रिपोर्टिंग करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में आंतरिक रिपोर्टिंग करते हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बाहरी रिपोर्टिंग करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा, ऑब्लिगेशन टू मेंटेन, क्या जरूरी है बनाना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बड़े बिजनेसमैन के लिए बनाना जरूरी है, कंपलसरी। देखिए यहाँ लिखा अनिवार्य है, बड़े बिजनेसमैन को बनाना पड़ेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग सबके लिए बनाना जरूरी नहीं है, स्वैच्छिक है, अपनी इच्छा से। हाँ, कुछ लोगों के लिए जरूरी है, बट लगभग लोगों के लिए स्वैच्छिक है। अगर आपको लगता है कि आपको अपना हिसाब किताब सही रखना चाहिए, लागत का पूरी जानकारी लागत की रखनी चाहिए, तो आप बनाइए। तो स्वैच्छिक है ये, लेकिन अनिवार्य है। फाइनेंस तीसरा बोलता है रिकॉर्डिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसको रिकॉर्ड करते थे, इसमें सारे खर्चों को रिकॉर्ड करते हैं। बोलता है यह खर्चों की प्रकृति के अनुसार लेन देनों को वर्गीकृत है, यानी जैसा खर्चा वैसा रिकॉर्डिंग। जबकि इसमें बोलता है यह उस उद्देश्य के अनुसार व्यय को रिकॉर्ड करता है जिसके लिए लागत खर्च की जाती है। यानी उद्देश्य के आधार पर यहाँ पे होता है। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ भी जो हम लोग करते हैं वो नेचर के आधार पर करते हैं, यहाँ पे प्रकृति के आधार पर रिकॉर्डिंग करते हैं, यहाँ किसके आधार पर करते हैं, उद्देश्य के आधार पर रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग। कंट्रोल बोलता है इसमें किसी भी तरह का कोई कंट्रोलिंग टेक्निक नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लागत को कंट्रोल करने का कोई टेक्निक डेवलप नहीं किया गया है। यानी आप यहाँ लागत को कंट्रोल नहीं कर सकते। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग होता ही है कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट को, लागत को नियंत्रित करने के लिए ही कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग जब भी किया जाता है तो लागत को नियंत्रित करने के लिए ही किया जाता है। प्रॉफिट का विश्लेषण, तो बोलता है जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो इसमें सारा का सारा संपूर्ण व्यवसाय के लाभ का खुलासा करता है।
जबकि यहाँ पे यह प्रत्येक उत्पाद या प्रक्रिया के संचालन लाभदायकता को दर्शाता है, नहीं सिर्फ एक प्रोसेस के प्रॉफिट को बताता है, एक प्रोडक्ट के प्रॉफिट को बताता है, पूरे प्रॉफिट को नहीं बताता है, जबकि इसमें पूरे प्रॉफिट को पता चलता है। रिपोर्टिंग की अवधि इसमें हमेशा 1 साल के लिए होता है, 1 साल के लिए खाता बनता है, जबकि इसमें 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 साल से कम भी हो सकता है, सप्ताह का भी हो सकता है, महीने का भी हो सकता है, तो इसका कोई रिपोर्टिंग का फिक्स नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इसमें स्टॉक का वैल्यूएशन बोला जाता है लागत और बाजार मूल्य दोनों में जो कम हो, दोनों में जो कम हो, याद रखिएगा। इसमें बोलता है कि स्टॉक का मूल्यांकन हमेशा लागत पर करेंगे। यहाँ पे स्टॉक का वैल्यूएशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टॉक का वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक, तो जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं उसमें नियम है कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में है कि जब भी किसी स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे तो लागत पर करेंगे, जब भी किसी स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे तो किस पर करेंगे, लागत पर करेंगे, याद रखना इस चीज़ को। प्रकृति बोलता है वित्तीय लेखांकन का सकारात्मक विज्ञान प्रकृति यानी पॉजिटिव नेचर होता है, और इसका जो है बोलता है कि न केवल एक पॉजिटिव नेचर होता है बल्कि एक मानव विज्ञान भी है, यानी ये एक ह्यूमन मानक स्टैंडर्ड साइंस भी है, यानी पॉजिटिव नेचर होने के साथ साथ ये स्टैंडर्ड साइंस भी है, जबकि ये सिर्फ पॉजिटिव नेचर होता है, इसका कोई स्टैंडर्ड साइंस नहीं है, याद रखना इस चीज़ को। लागत की रिपोर्टिंग बोलता है लागत वित्तीय खातों में कुल मिलाकर रिपोर्ट की जाती है, लागत को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही जोड़ के रिपोर्ट करते हैं, जबकि इसमें लागत को अलग से इकाई आधार पर विभाजित किया जाता है, अलग अलग आधार पर इसमें डाला जाता है। इसमें केवल मॉनेटरी लेन देन को, मौद्रिक लेन देनों का लेखा किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो आप जानते हो जिसको मुद्रा में माप सकते हैं केवल उसी को लिखेंगे, जबकि इसमें बोलता है मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक दोनों लेन देन को लिखा जाता है, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में मौद्रिक और गैर मौद्रिक दोनों लेन देनों को लिखा जाता है, याद रखना इस चीज़ को। आगे लिखा है विक्रय मूल्य का निर्धारण, तो वित्तीय खाते में विक्रय मूल्य का निर्धारण तय करने के लिए उद्देश्य से नहीं रखे जाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कभी भी सेलिंग प्राइस तय करने के लिए नहीं बनाया जाता है। जब भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग किया जाता है तो उसमें इसका पर्पस नहीं होता है कि हम सेलिंग प्राइस तय करें, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग जब भी बनाया जाता है तो सेलिंग प्राइस के लिए ही बनाया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग बनाया जाता है सेलिंग प्राइस के लिए, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेलिंग प्राइस के लिए नहीं बनाया जाता है। फिगर आंकड़े, तो इसमें जितने भी आंकड़े होते हैं सब क्या होते हैं, वास्तविक तथ्यों से संबंधित होते हैं, वास्तविक तथ्यों से संबंधित होते हैं, जबकि इसमें आंकड़े वास्तविक तथ्यों से संबंधित भी हो सकते हैं और अनुमान से भी रिलेटेड हो सकते हैं, वास्तविक तथ्यों से संबंधित भी हो सकते हैं और अनुमान से भी संबंधित हो सकते हैं। रेफरेंसेस वित्तीय लेखांकन प्रणाली के संचालन में कठिनाई के मामले में कंपनी के अपने रेफरेंसेस होते हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इसके कोई रेफरेंसेस नहीं, जो है बोलता है ऐसा कोई संभव नहीं है, कोई रेफरेंसेस यहाँ पे नहीं मिलेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा। सापेक्ष दक्षता रिलेटिव इफिशियंसी बोलता है वित्तीय खाते विभिन्न श्रमिकों, संयंत्रों और मशीनरी की सापेक्ष दक्षताओं के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करते, जबकि ये जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये है अंतर कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंट में। जितना पॉइंट आपको याद हो पाता है आप पढ़िए, देखिए बहुत अंतर है। क्षेत्र बोलता है इसका प्रयोग सारे बिजनेस में किया जाता है, जबकि इसका प्रयोग केवल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में किया जाता है, जो सामान बनाने वाला है वहीं पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग लगेगा। टेंडर प्राइस, इससे टेंडर प्राइस नहीं निकल सकता फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग से टेंडर प्राइस निकल सकता है। योग्यता, इसका लेखा जोखा करने के लिए सीए होना जरूरी है, इसका लेखा जोखा करने के लिए आईसीडब्ल्यू यानी सीएमए पास होना जरूरी है। जो बच्चा सीएमए पास करेगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनेगा, वो कॉस्ट अकाउंटिंग करेगा, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेगा। पोजीशन, ये व्यवसाय के प्राथमिक खाते यानी प्राइमरी अकाउंट होता है, मेन अकाउंट होता है, और वो सेकेंडरी अकाउंट होता है, वो नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। ऑडिट, इसका ऑडिट जरूरी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑडिट जरूरी है, जबकि इसका ऑडिट जरूरी नहीं है, आप चाहो तो करा भी सकते हो और चाहो तो नहीं करा सकते हो। अब लिखा है एक संस्था में लागत लेखापाल की भूमिका का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक कॉस्ट अकाउंटेंट का किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है, कॉस्ट अकाउंटेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर लेता है, तो क्या उसकी भूमिका है उसके बारे में लिखा है। लागत लेखांकन किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन की लागत निर्धारित करने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है, अभी हम लोग देख चुके हैं। यह लेखांकन की एक विशेष शाखा है जो लागत नियंत्रण, लागत में कमी और लागत प्रबंधन पर केंद्रित होती है। लागत लेखाकार किसी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वो उत्पादन की लागत के बारे में सटीक प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
देखिए क्या क्या रोल है किसी कॉस्ट अकाउंटेंट का किसी बिजनेस में। तो ये रोल है, फर्स्ट पढ़िए, कॉस्ट कंट्रोल करने का। एक कॉस्ट अकाउंटेंट अपने बिजनेस में क्या करता है, सबसे पहला काम करता है कॉस्ट का कंट्रोलिंग करने का, लागत नियंत्रित करता है। यानी एक कॉस्ट अकाउंटेंट अपने बिजनेस में लागत नियंत्रण करता है, बजट बनाता है, लागत का विश्लेषण करता है, डिटेल स्टडी करता है, निर्णय लेता है, लागत से संबंधित और वित्तीय रिपोर्टिंग करता है। तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट का 5 काम। सबसे पहला लागत नियंत्रण, बजट बनाना, लागत विश्लेषण, निर्णय लेना, वित्तीय रिपोर्टिंग। ये सारे काम एक कॉस्ट अकाउंटेंट के हैं। ये सारे काम क्या हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट के हैं। ये सारे काम कॉस्ट अकाउंटेंट के अंदर आते हैं। तो रोल हम लोग देख लिए कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या रोल है। अब पांचवा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन बोलता है कि मटेरियल कंट्रोल क्या है और इसके कितने मेथड है। मटेरियल कंट्रोल का मतलब है कि आप मटेरियल को कैसे नियंत्रित करेंगे। अच्छा, मटेरियल अगर कंट्रोल नहीं होगा तो वेस्टेज होगा। वेस्टेज, देखिए इस दुनिया में कभी भी आपको लॉस में कौन भेजता है, वेस्टेज, बर्बादी। अगर हम बर्बादी को रोक देंगे ना तो मेरा कॉस्ट कम आ जाएगा, लागत कम आ जाएगा। अब बर्बादी को कैसे रोकें, आज बर्बादी को क्यों रोकना चाहिए वो समझिए। अगर मान लीजिए कि हम 6 रुपये में किसी मिठाई को बेच रहे हैं और मेरा कंपटीटर भी 6 रुपये में बेच रहा है, हम 6 रुपये में बेच के 2 रुपये कमाते हैं, ये भी 2 रुपये कमाता है, तो बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। हम इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप अगर किसी कंपनी में कॉस्ट अकाउंटेंट हैं और आपका मालिक बोल दे देखो जी हम 2 रुपये नहीं हम 3 रुपये कमाना चाहते हैं, क्या करेंगे। तो 3 रुपये कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला ये हो सकता है कि रेट बढ़ा दीजिए, रेट बढ़ा दीजिए। अब रेट बढ़ाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे ना, हम 7 रुपये में बेचेंगे और ये 6 रुपये में बेचेगा तो लोग इसका ना सामान खरीद लेगा। तो रेट बढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। हम अगर रेट बढ़ाएंगे तो उजड़ जाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा कोई भी बिजनेसमैन बोलेगा सर रेट मत बढ़ाइए, रेट 6 रुपये रखिए, लेकिन इसको ऐसा तरीके से प्रोडक्शन कीजिए, ऐसे कंट्रोलिंग कीजिए, अपने लागत को नियंत्रण कीजिए कि हमारा रेट कम हो, प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा कम हो जाए। प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम हो जाएगा, मान लीजिए हम अगर ये 6 रुपये में जो सामान अभी बन रहा है उसको तरीके से प्लान करके बनाएंगे और 5 रुपये में अगर हम बना देंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 3 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा जो आप चाहते हैं। अब 5 रुपये में इस 6 रुपये वाला सामान को कैसे बनाए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्रॉम क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर अगर हम 6 रुपये का प्रोडक्ट है उसको 5 रुपये में कैसे बनाएंगे, तो एक ही तरीका है, उसको बोलते हैं सामग्री नियंत्रण। आप स्टॉक कंट्रोल कीजिए कि कितना पीस खरीदें, है ना, कब खरीदें कि हमारा सस्ता सस्ता पड़े, कितना पीस हम मंगाएं कि सस्ता पड़े। इसके लिए स्टॉक कंट्रोलिंग का जरूरत है और स्टॉक कंट्रोलिंग किया ही इसलिए जाता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य सामग्री की खरीद, भंडारण, प्रबंधन, जारी, उपभोग के दौरान सभी प्रकार के कचरे और नुकसान को खत्म करना है। कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, कहीं नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ कंट्रोल कर दिए तो आपका लागत कम पड़ जाएगा। अब इसके बहुत सारे तकनीक हैं, बहुत सारी प्रणालियां हैं। कौन कौन सी प्रणाली है, तो देखिए यहाँ पे सामग्री नियंत्रण करने के बहुत सारे टेक्निक है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कंट्रोलिंग करने के लिए। पहला बजटरी टेक्निक, इसके जरिए भी कर सकते हैं। दूसरा है एबीसी, एबीसी का फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेस्ड कंट्रोल। VED टेक्निक, उसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ टेक्निक, उसके बाद मटेरियल डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिट्स एंड लेवल्स ऑफ मटेरियल, जिसमें आपको पढ़ना है मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल, रीऑर्डर लेवल और एवरेज लेवल। जो मेरे यहाँ पढ़े हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में उनको ये सब जानकारी होगा, सब कुछ पढ़ाया गया था कितने तरीके हैं। और फिर नीचे आए मटेरियल, जिसमें आपको पढ़ना है लिफो, फिफो, हिपो, सारे मेथड्स हैं जो आपको पढ़ाए गए हैं। और इस मेथड के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना है। अगर थ्योरी में पूछ दिया तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा तो लिखना ही पड़ेगा ना कि क्या होता है। तो आपको ये सारे नोट्स में अवेलेबल मिलेगा। अगर आप नोट्स देखें तो सारा का सारा आपके पास वहाँ क्या होगा, अवेलेबल मिल जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग लिफो और फीफो विधि के बारे में देखेंगे। तो 2 वीडियो जाएगा, मेरे ख्याल से 2 वीडियो में हम लोग कंप्लीट इसको कर लेंगे।